Powered by i10। देश में डॉक्टरी की पढ़ाई में बड़ा बदलाव अब होने वाला है। अब जो लोग एमबीबीएस करेंगे उन्हें वजाइना के हाइमन के महत्व के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। उन्हें पढ़ाया जाएगा वर्जिनिटी और वर्जिनिटी न रहने के कानूनी और मेडिकल प्रभावों के बारे में भी। ये निर्णय, ये फैसला क्यों किया गया और डॉक्टर्स जो इस विषय के एक्सपर्ट्स हैं वो इस फैसले पर क्या सोचते हैं। बड़ी खबर की शुरुआत आज यहीं से करेंगे। चुनावी राज्यों का हाल भी लेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के आसमान से आए पक्षी क्या बता रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में फिर से पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन एक संभावना है? और क्या ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले हैं? इन सवालों पर बात करेंगे और फिर जानेंगे आज की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे का हासिल क्या है और गृह मंत्री अमित शाह ने आज कौन सा बड़ा शांति समझौता किया है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। देश में डॉक्टरी की पढ़ाई कई स्तरों की होती है, जैसे कि एमबीबीएस का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है या एमडी और एमएस जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं। लेकिन इन सारी पढ़ाइयों का रेगुलेटर एक ही है, नेशनल मेडिकल कमीशन जिसको कहते हैं, यानी एनएमसी। एनएमसी इन कोर्सेज का सिलेबस डिज़ाइन करता है कि पढ़ाई में क्या क्या होगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो पाठ्यक्रम एनएमसी बनाता है उसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, यानी सीबीएमई करिकुलम। अब एनएमसी ने 3 सितंबर की शाम अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस कोर्सेज में फोरेंसिक मेडिसिन की पढ़ाई के लिए नया सीबीएमई पाठ्यक्रम जारी किया है और इस नए पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें जोड़ी और घटाई गई हैं जो बहस तलब हैं। इस नए पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुए हैं उस पर कई मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक ये बदलाव इस तरह से हैं। नए पाठ्यक्रम में 2 पुरुषों के बीच सेक्स और 2 महिलाओं के बीच सेक्स को अप्राकृतिक यौन अपराध, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस की श्रेणी में रखा गया है, जबकि हमारे यहाँ समलैंगिकता अब कानूनी तौर पर अपराध नहीं है। वजाइना में मौजूद झिल्ली, जिसको हाइमन कहते हैं, वर्जिनिटी और वर्जिनिटी लूज करना, जिसे डिफ्लोरेशन कहते हैं मेडिकल भाषा में, उसकी महत्ता को नए पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। हाइमन, वर्जिनिटी और डिफ्लोरेशन के मेडिकल और लीगल महत्व के बारे में भी पढ़ाया जाएगा नए सिलेबस में। नए सिलेबस में सहमति से होमोसेक्सुअल संबंध, अडल्टरी, रक्त संबंधियों और पशुओं के साथ सेक्स के यौन अपराध के फर्क को स्पष्टता से अलग अलग नहीं रखा गया है। संशोधित पाठ्यक्रम में छात्रों को भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के कानूनों और प्रावधानों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जाहिरन क्योंकि वो नया अपडेट है। सिलेबस में रेप, चोट और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा जैसे मामलों के लिए उचित प्रावधानों का भी उल्लेख है। कोर्स का मनोविज्ञान से जुड़ा जो हिस्सा है वो छात्रों को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाने पर जोर नहीं देता है। पहले छात्रों को शारीरिक विकलांगता को लेकर के 7 घंटों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। एनएमसी के इस बदलाव पर बहस क्यों हो रही है, इसके लिए आपको एक और जानकारी चाहिए होगी। साल 2022 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। आदेश था कि एनएमसी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए। इस कमेटी को ऐसा कोर्स बनाना था कि अगर कोई अदालत वर्जिनिटी या हाइमन जांचने जैसा आदेश दे तो डॉक्टर्स अदालत को ये बता सकें कि ऐसी जांचें अनसाइंटिफिक हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। साथ ही हाइमन और वर्जिनिटी के महत्व जैसी चीज़ों को घटाने का भी निर्देश दिया गया था। तब नया कोर्स बना भी, साल 2022 में ये कोर्स लागू भी हुआ। लेकिन अब 2024 में ये जो नया पाठ्यक्रम आया है या कि जिसके आने की खबरें हैं, वो साल 2022 में हुए बहुत सारे बदलावों को पलट देता है, उसमें रिवर्स गियर लगा देता है। नए बदलावों को हम समझते हैं जानकारों की मदद से। देखिए, जो ये संशोधन किया गया है इसकी आवश्यकता तब पड़ी थी जब ये पूरे मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक केस हुआ था और मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था। बदलते समय के साथ साथ नियम कानून बदलते रहते हैं और इसी के लिए ये आवश्यकता महसूस हुई थी। एक जमाने में लेस्बिनिज्म और इन तरह की चीजों को एक अननेचुरल सेक्सुअल प्रैक्टिस की तरह से देखा जाता था, लेकिन आज के युग में इसे उस तरह से नहीं देखा जाता है। तो इसके बाद जब मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तो तब से एनएमसी अपने सभी फोरेंसिक एक्सपर्ट को लगा करके इस पे एक नए नियमावली की प्रावधान को तलाश रहे थे और अब इस प्रावधान को लाया गया है ताकि किसी को भी जो अननेचुरल सेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाए जब वो एक्चुअली विक्टिम हो और जब वो एक्चुअली आज के समाज में उसे अननेचुरल कहा जाए।
जो कि आज के डेट में लेस्बियनिज्म को नहीं माना जा रहा है। ये पूरे विश्व में पहले हुआ है, भारत में अब हो रहा है। इसमें हमें लगता है कि ये एक ठीक पहल है, इसको हम लोग वेलकम करते हैं। हमने कुछ मेडिकल एक्सपर्ट से भी बात की, उनसे इस नए पाठ्यक्रम के आउटलुक के बारे में पूछा। उसमें जो पहले जो सिलेबस था उसमें अदर जो नेचुरल अननेचुरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस थे, बेस्टिलिटी होता है जो पशुओं के साथ होता है, इन चीजों पर भी फोकस किया गया था। और जो ये मद्रास हाईकोर्ट के कहने पर जो अभी वाले चीजें थी उनको हटा दी गई थी, लेकिन फिर वापस से एक नए ढंग से उन बातों को जो मेडिको लीगल जस्टिस दिलाने के लिए आवश्यक है उन बातों को लाया गया है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मुझे नजर आई है जो कि कहीं से भी सामाजिक रूप से गलत है या किसी की भावना को ठेस पहुंचाएगी। आपने ध्यान दिया होगा कि नए सिलेबस में हाइमन के महत्व, वर्जिनिटी की परिभाषा और उसके चिकित्सा और कानूनी महत्व जैसे विषयों को लाया गया है, वापस लाया गया है, लेकिन इन्हें मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पहले हटा दिया गया था। तो इन्हें वापस क्या सोच करके लाया गया और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये हमने एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो बाकी जो बनी हुई नियमावली है, जो कि अदर प्रैक्टिसेस होते हैं, रेप का केसेस होता है, मेडिकल केसेस होते हैं, इम्पोर्टेंसी की केस होती है, पति पत्नी के ऊपर शारीरिक संबंध के जो केस होते हैं इम्पोर्टेंसी की, उन चीजों में इसका इम्पोर्टेंस आ जाता है। तब जब कोर्ट कहती है कि अभी आपके लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या हैं, तो लेटेस्ट गाइडलाइंस नहीं अवेलेबल होने पर डॉक्टरों को कुछ भी कहने में और कोर्ट में जस्टिस दिलाने में किसी को भी दिक्कत होती है। तो इसलिए इसे लाया गया था। ये सभी काफी सुविचारित ढंग से किया गया है। इसमें देश की जनता को किसी भी प्रकार से चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी तरह से सेक्सुअली लोगों को प्रेडेट ये चैलेंज करने के लिए या उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं किया गया। ये इसका सिर्फ और सिर्फ मेडिको लीगल प्रैक्टिस के लिए, जो कि इस तरह के केसेस होते हैं जो आए दिन होते आते हैं, उसके लिए इसको लाया गया है। इस पूरे सिलेबस पर हुई बहस के दरमियान एनएमसी या स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान या कोई सफाई अब तक नहीं आई है। आएगी तो बताएंगे। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करते हैं। सूबे में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले फेज की वोटिंग आप जानते हैं कि 18 सितंबर को है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। एनसी वो पार्टी है जिसका प्रतिनिधित्व उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला करते हैं। दोनों ही इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले। अब चुनाव कैंपेन शुरू हुआ तो पहली रैली हुई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। जगह जम्मू संभाग के रामबन जिले का संगलदान। रामबन जिला जम्मू और डोडा जिलों के बीच पड़ता है। इस जिले से अगर आप पूर्व की ओर चलेंगे तो आपको कश्मीर का अनंतनाग इलाका मिलेगा। तो आज इस रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को राजा कहकर के तंज कसा। कहा कि अगर वो सत्ता में आएंगे, यानी कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी, तो वो सरकार पर दबाव बनाएगी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। इस रैली के बाद राहुल गांधी पहुंचे कश्मीर संभाग के अनंतनाग। यहां पर भी उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और साथ में थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। पहली बार एक स्टेट से
उनका अधिकार छीना गया है और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है हमारी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इत्तेहाद हुआ है, इंशाअल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के ही जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी राम माधव भी श्रीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पत्रकारों से बात की और कहा कि भूतपूर्व उग्रवादी इस चुनाव में उनके विरोधियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया। ऐतिहासिक चुनाव ये साबित होगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिनके कारण या जिन परिवारों के कारण 30-40 इयर्स तक वैली के लोग, जम्मू के लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरते रहे हैं, उन परिवारों की छुट्टी होगी। एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी, वो पूरा भरोसा हमको है। ये तो 3 पार्टियों की बात हो गई। राज्य में एक पार्टी और है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको पीडीपी कहते हैं। इसकी नेता है महबूबा मुफ्ती, जो खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उनकी बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, जो सक्रिय राजनीति में नई आई हैं। अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सूबे में फिर से भाजपा और पीडीपी का गठबंधन होने वाला है। फिर से कैसे? क्योंकि 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। 87 सीटों की विधानसभा में किसी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था उस समय, लिहाजा भाजपा और पीडीपी ने मिलकर के सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री उस वक्त बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती के पिता। हालांकि पीडीपी स्वतंत्र रूप से इस विधानसभा चुनाव से पहले अपनी 36 सीटों पर प्रत्याशी वो घोषित कर चुकी है। फिर भी कांग्रेस पीडीपी बीजेपी के गठबंधन की खबरों को हवा दे रही है, आरोप लगा रही है ऐसा। उनके ऐसा कहने के पीछे एक बहाना भाजपा के राम माधव की घाटी में आमद भी है, क्योंकि जब पिछली बार बीजेपी पीडीपी गठबंधन हुआ था तो खबरों में उसका श्रेय राम माधव को ही दिया गया था। 3 सितंबर को महबूबा मुफ्ती से पत्रकारों ने यही सवाल पूछ लिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने, और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। तो हम उमर साहब की तरह चुपके, ये तो देवेंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिलके आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर का हाल। अब चलते हैं दूसरे चुनावी राज्य हरियाणा की ओर। एक तस्वीर से बात शुरू करते हैं। तारीख 4 सितंबर, जगह 24 अकबर रोड, दिल्ली। तस्वीर में दिख रहे चेहरों को आप पहचानते ही हैं। कांग्रेस सांसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, रेसलर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। विनेश तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में थी। बजरंग पूनिया भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। भाजपा के कद्दावर नेता, कैसरगंज के पूर्व सांसद और इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चला था, उसके प्रमुख चेहरों में ये दोनों खिलाड़ी शामिल थे। इल्जाम ये था ब्रजभूषण शरण सिंह पर है कि कई मौकों पर उन्होंने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया और ये मामला आज भी अदालत में चल रहा है। तो इस तस्वीर पर लौटते हैं। दोनों रेसलर आज राहुल गांधी से मिलने कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस ने इसकी फोटो ट्वीट करके मुलाकात के बारे में जानकारी दी और ये चर्चा यहाँ से गर्म हो गई कि क्या विनेश और बजरंग कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, क्या दोनों को हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट देने वाली है। इस मुलाकात के बाद विनेश और बजरंग कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिलने पहुंचे और राहुल गांधी उसके बाद जम्मू निकल गए, जहां उनकी रैली थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। यहां से विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें उड़ने लगी। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला विनेश और बजरंग का ही होगा और इस पर स्थिति 4 सितंबर तक स्पष्ट हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब विनेश फोगाट पेरिस से भारत लौटी तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। उन्होंने और उनके पिता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश को राज्यसभा तक भेजने की मांग कर डाली थी। ऐसे में खबरें उड़ी कि क्या विनेश की उपलब्धियों में कांग्रेस अपनी संभावनाएं तलाश रही है। आज सुबह की तस्वीर से इन कयासों को बल मिला।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी छपी जिनमें कहा गया कि विनेश फोगाट को दादरी या जुलाना से और बजरंग पुनिया को बादली से टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। दोनों को लेकर के पार्टी ने क्या तय किया है या क्या तय किया जा सकता है, इसे पक्के तौर पर समझने के लिए हमने पत्रकारों से बात की। देखिए, ऐसा है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की आज सुबह राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई है और दोनों में से एक व्यक्ति को मतलब एक पहलवान को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाएगी। उसमें ज्यादा संभावना है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे। संभावना क्या है? विनेश फोगाट ही चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। बजरंग पुनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसके पीछे की वजह क्या बताता हूं आपको। बजरंग पुनिया रहने वाले हैं बादली के, बादली में उनका गांव आता है। बादली एक विधानसभा है जो रोहतक पार्लियामेंट के अंदर आती है और वो वहां से टिकट चाहते हैं। बादली से कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक है कुलदीप वत्स। उनकी टिकट काटना कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लगभग सभी विधायकों को टिकट दे रहे हैं और अपने विधायक को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। और विनेश फोगाट के सामने दो विकल्प खुल रहे हैं, तीन, बल्कि मैं तीन कहूंगा। एक सीट है दादरी, दूसरी है बारडा और तीसरी है जुलाना। बारडा की वो रहने वाली हैं, जुलाना में उनकी शादी हुई है और दादरी बिल्कुल सटी हुई सीट है। ये तीनों ही सीट जाट डोमिनेटिंग है, लेकिन इन तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक नहीं है। तो आज सुबह जब उनको बुलाया गया था तो उनको ये कह दिया गया कि आप दोनों में से हम एक को टिकट देंगे, वो विनेश फोगाट है, और बजरंग पुनिया को सरकार बनने के बाद सरकार में सम्मानजनक पद दे दिया जाएगा। ये है पूरी कहानी जो घटने जा रही है अगले 2 से 3 दिन के अंदर। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ विनेश और बजरंग पर ही माथापच्ची नहीं चल रही है, माथापच्ची गठबंधन को लेकर के भी चल रही है। कयास है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर के बातचीत हो रही है। दोनों पार्टियों के नेता बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी था, आपको याद होगा। खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में 10 सीटें इस बार मांग रही है और कांग्रेस 5 से 7 सीटों पर बात मनवाना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड। उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए जो भी जरूरी होगा उसको करेंगे। अभी केजरीवाल जी कल आ जाएंगे, उसके बाद में उस पर फाइनल निर्णय होगा कि क्या करना है, लेकिन बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। सर, कितनी सीटों पर समझौता हो सकता है? वो अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ जो होगा वो आपके सामने आ गया होगा। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा किस स्तर पर है और क्या वाकई इस गठबंधन की संभावनाएं हैं, हमने पत्रकारों से पूछा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का समझौता क्यों हो रहा है, पहले इस बात को समझिए। राहुल गांधी को यह लगता है कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता नहीं है, वो इंडिया अलायंस के विपक्ष के नेता है। तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपने सभी साथियों को सम्मानजनक अकोमोडेशन दें, उनको एडजस्ट करें। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगी, दोनों पार्टियां, तो जो एंटी बीजेपी वोट है वो बट जाएगा इन दोनों पार्टियों में, क्योंकि आईएनएलडी और जेजेपी की जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑल टाइम लो है इस चुनाव में। तो वो वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ना बटे, इसलिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी 5 सीट देगी, 5 से ज्यादा नहीं देगी। और ये समझौता हो चुका है, सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। और इसके बदले में आप देखेंगे कि जनवरी में जब दिल्ली में चुनाव होगा तो यहां भी दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो जाएगा। ये तो कांग्रेस के खेमे की बात हो गई। भाजपा के खेमे में क्या हो रहा है? खबरों के मुताबिक चंडीगढ़ में चल रही भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों का दौर खत्म हो चुका है और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुला लिया है और उनके हरियाणा में सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में एक अहम बैठक भी शुरू हो गई है। ये बैठक पार्टी के मुख्यालय में हो रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सुरेंद्र नागर भी मौजूद हैं। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है और चुनाव से पहले जो बड़े नाम, चर्चित नाम है, जिनको ये हम देखना चाहते थे कि ये कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जो करनाल से विधायक थे। मनोहर लाल खट्टर पहले वहाँ से विधायक हुआ करते थे।
अब ये था कि कहाँ से लड़ेंगे, तो ये तय हुआ कि लाडवा सीट जो कुरुक्षेत्र जिले की, वहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। और जो हरियाणा के बाहर के दर्शक हैं जिनकी थोड़ी राजनीति में दिलचस्पी, उनको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ऐसी सीट चुनी हुई है जो बीजेपी पिछली बार हार गई थी, वहाँ से कांग्रेस के विधायक सिटिंग एमएलए कांग्रेस के हैं। इसके अलावा जो अनिल विज हैं, चर्चित नाम, उनको आपने देखा होगा, वो अंबाला कैंट अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिन मोटे मोटे फैक्टर्स की बात हो रही है, 9 विधायकों का टिकट काटा गया है, 2 मंत्री जिसमें हैं। इसके अलावा जिस पर खूब चर्चा हो रही है वो कि परिवार से किन लोगों को टिकट दिया गया है, जो आरोप लगाती है बीजेपी दूसरी पार्टियों पे परिवारवाद का। अब उस तरीके के आरोप बीजेपी पे लगने लगे हैं, क्योंकि कई सारे परिवारों के लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है। जैसे कि अगर मैं नाम बताऊं, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, आदमपुर से उन्हें टिकट मिला है। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं। किरण चौधरी खुद अभी राज्यसभा की सांसद हैं और तोशाम सीट से चुनाव लड़ेंगी। आरती राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से सांसद हैं, उनकी बेटी हैं, उनको टिकट मिला है। इसके अलावा मनमोहन भड़ाना जो करतार भड़ाना के बेटे हैं। सुनील सांगवान जो जेलर थे, 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए, जिनको लेकर के हेडलाइन छपी कि उन्होंने राम रहीम को कई बार पैरोल दी थी, उनको जो है उनको दिया। वो सतपाल सांगवान के पुत्र हैं, उनके पिता भी नेता थे। इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों को टिकट देने की बात होती है, तो इसमें कुछ एक एड ऑन हुआ है कि बाहर से जो लोग आए हैं उनको भी खूब टिकट दिया बीजेपी ने। देवेंद्र बबली जो हैं जेजेपी से आए हैं, जो मंत्री हुआ करते थे, उनको टिकट बीजेपी ने दिया। इसके अलावा राजकुमार गौतम जेजेपी से आए थे। इसके अलावा अनूप धानक जो पूर्व मंत्री थे, उनको भी टिकट दिया। तो तमाम लोगों को टिकट दिया। इसके अलावा जो कांग्रेस से निखिल मदान, पवन कुमार जेजेपी से आए, राजकुमार गौतम, शक्ति रानी शर्मा जो एचजेपी जो हरियाणा जनहित पार्टी है उससे आई, तो तमाम लोगों को, श्याम सिंह राणा इनेलो से आए, इन लोगों को टिकट दिया। तो इस टिकट पर अब चर्चा है, देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हरियाणा का चुनाव होगा। आप भी नज़र बनाए रखिए, हमारी भी नज़र बनी हुई है। चुनाव होगा तो हम ग्राउंड पर भी मौजूद रहेंगे। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा जल्द शुरू होगी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंच गए हैं। 6 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। उनका ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब सिंगापुर में सरकार बदल गई है और लॉरेंस वोंग ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी की उनसे मुलाकात प्रस्तावित है। पीएम जैसे ही सिंगापुर के होटल पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कुछ महिलाओं ने उन्हें राखी भी बांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर दौरा किन मायनों में अहम है, पॉइंट्स में जान लीजिए। सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा और दुनिया में भारत का 6ठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का एक बड़ा स्रोत सिंगापुर है। सिंगापुर की ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में अहम भूमिका है। इस क्षेत्र में सिंगापुर का 20 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है। भारत बीते कुछ समय से एक नई पॉलिसी पर चल रहा है। पॉलिसी का उद्देश्य है हिंद महासागर में बढ़ रही समुद्री क्षमता का मुकाबला करना और साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी बनाना। इस पॉलिसी के तहत पीएम मोदी के ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस दौरे से क्या हासिल करने की योजना है, सुनते हैं एक्सपर्ट्स से। भारत का जो ट्रेड रिलेशन है वो आसियान देशों में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और जो हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी सिंगापुर के साथ सबसे पहले साइन की है। डिस्पाइट इसके कि सिंगापुर में चाइनीज मूल के लोग भी हैं, उसके बावजूद भी सिंगापुर जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है और आने वाले चीन के खतरे को लेके सिंगापुर सजग भी है। और कहीं ना कहीं आसियान देशों में एक समय इंडोनेशिया की सेंट्रलिटी हुआ करती थी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंगापुर हैज रिप्लेस्ड इंडोनेशिया का सेंट्रलिटी इन आसियान। तो इस वजह से भी सिंगापुर एक इम्पॉर्टेंट देश है। आसियान को मद्देनजर रखते हुए भारत के साथ अच्छे संबंध हैं और चीन को भी अगर हम लोग अपने दिमाग में रखें तो मुझे लगता है सिंगापुर के साथ जो संबंध ऑलरेडी अच्छे हैं उनको नए मुकाम पर ले जाने की जरूरत है। अभी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। तो इंडियन पीपल, इंडियन डायस्पोरा वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है।
अगली खबर पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में शांति बहाली की ओर उठाए गए एक कदम से जुड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ATTF यानी ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने त्रिपुरा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार और दूसरी तरफ दो उग्रवादी गुट। समझौता यह है कि अब ये उग्रवादी गुट हथियार त्याग करके मुख्य धारा से जुड़ेंगे। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सक्षम और विकसित पूर्वोत्तर भारत का विजन देश के सामने रखा है। आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में कई जटिल मुद्दे हल करने के लिए 1 दर्जन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से अकेले त्रिपुरा के लिए अब तक 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस समझौते के बाद 328 से ज्यादा आर्म्ड कैडर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। अगली सुर्खी है हिमाचल प्रदेश से। वहां कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ऐसा कानून लेकर के आई है जो दल बदल करने वाले विधायकों के लिए बड़ा झटका होगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार इस कानून के जरिए उन विधायकों की विधायक पेंशन रोक देगी जो दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए हैं। 3 सितंबर को इस कानून से जुड़ा बिल विधानसभा में पेश किया गया, जिसे आज वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। ऐसा कानून क्यों लाया गया? इस साल फरवरी में राज्य सरकार अपना सालाना बजट पेश कर रही थी। कांग्रेस के 6 विधायक बजट पारित किए जाते समय सदन में अनुपस्थित थे। इनमें सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार हैं। इन्हीं 6 कांग्रेस विधायकों ने इस साल 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था। पार्टी विप की अवहेलना की गई तो दल बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। सुधीर शर्मा और लखनपाल बाद में उपचुनाव जीत करके सदन में लौट आए, लेकिन 4 अन्य चुनाव नहीं जीत सके। पेंशन सभी को मिलती, लेकिन अब नया कानून पास होने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। आज का शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।